दोस्तों, आज हम आपके लिए वही सीरीज लेकर आए हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिंगर टिप सीजन 2 की। हमें पता है कि आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स की वजह से वीडियो थोड़ी डिले हुई। बाकी जितना आपको इसका सीजन 1 पसंद आया था, उससे कहीं ज्यादा सीजन 2 लाजवाब लगने वाला है। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक लड़की को छत से सुसाइड करते हुए दिखाया जाता है। अब ये लड़की कौन है, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद हमें दो लड़कियों को बात करता हुआ दिखाया जाता है, जिनमें एक डॉक्टर श्रुति है और एक लक्ष्मी। लक्ष्मी डॉक्टर श्रुति से कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत खुश थी, पर उसने मेरे बिना पूछे मेरा वीडियो बना लिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो डॉक्टर श्रुति से कहती है कि अगर ये वीडियो उसने मेरे दोस्तों को शेयर कर दिया या अगर गलती से भी ये वीडियो मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गया तो मेरा मरना तय है। पर डॉक्टर श्रुति उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस लड़के की है जिसने तुम्हारे बिना पूछे चुपके से तुम्हारा वीडियो बनाया। लक्ष्मी कहती है कि वो लड़का मुझे धमकी दे रहा है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। यहाँ डॉक्टर श्रुति उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि मरना हर चीज का हल नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उस लड़के को सबक सिखाकर रहेंगे। फिर सीन यहाँ चेंज होता है और हमें एक लड़की को एक कमरे की कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो अपनी रस्सी खोलती है और जाकर गेट के पास लगे शीशे को देखती है। उस शीशे में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो अपनी नाक को शीशे में देख रही होती है। उस इंसिडेंट को देखकर वो लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उस शीशे पर पंच मार देती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहाँ क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक फिल्म शूटिंग है और इस लड़की का नाम प्रिया है, जो कि एक एक्ट्रेस है। उसके हाथ में लगते ही सब उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आपको शीशे पर पंच नहीं करना था। पर प्रिया कहती है कि मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपना फोन लेकर अपने उस इंजर्ड हाथ के साथ सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो आम लड़कियों के चेहरों की फोटोज पर पॉर्न स्टार्स की बॉडी को क्रॉप करके लगा रहा होता है। वो एक वेबसाइट चलाता है जिसका नाम डीप फेक है। अब ये आदमी इन लड़कियों की फोटोज को कैसे यूज करता है ये हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। इस आदमी की एक परफ्यूम शॉप भी है और उसी दुकान के स्टोर रूम में ये ऐसी वाहियात चीजों को अंजाम देता है। इधर हम उसी डॉक्टर श्रुति को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स के सामने ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के बारे में सबको बता रही होती है। वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लाई होती है जिसमें वो सब कुछ लेकर आई थी कि कैसे ये सब होता है, कैसे इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है और कैसे हम लोगों को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। पर कोई पुलिस वाला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सब पुलिस वाले अपना मोबाइल चलाने में बिजी थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है कि सीएम साहब अर्जेंट यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को जल्दी आना पड़ेगा। इस खबर को सुनते ही सब पुलिस वाले वहाँ से उठकर चले जाते हैं, पर एक पुलिस वाला वहीं बैठा रहता है और डॉक्टर से कहता है कि ये लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। उस ऑफिसर का नाम होता है एसीपी अरीवू। वो श्रुति से कहता है कि मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इम्प्रेसिव लगी और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। डॉक्टर श्रुति उसे टाइम और जगह बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती है। उसकी माँ उससे कहती है कि जल्दी करो नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की अपने होने वाले मंगेतर से बात कर रही है। तभी इसकी माँ कहती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद जितनी चाहे उतनी बात करना। और ऐसा कहकर उस लड़की की माँ गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी इस लड़की के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसके न्यूड फोटोज होते हैं, जिसको देखकर वो लड़की घबरा जाती है और तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ हमें उसी परफ्यूम शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो लड़कियों के फोटोज के साथ गलत काम किया करता था। वो आदमी उस लड़की को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो लड़की बहुत परेशान होती है कि अगर ये बात बाहर आई तो बहुत गलत होगा। फिर हमें एक डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर काला दाग है, जिसकी वजह से वो हमेशा मास्क पहनकर रखता है। वो डिलीवरी बॉय इसी लड़की के घर डिलीवरी करने आता है, पर ना तो वो लड़की यहाँ होती है और ना ही उसकी माँ। उस लड़की का छोटा भाई दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि दीदी और माँ दोनों बाहर गई हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर वो डिलीवरी बॉय बहुत हम्बल नेचर का होता है, इसीलिए वो उस लड़के को फ्री में खाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो डिलीवरी बॉय एक और जगह खाना पार्सल करने जाता है। वो लोग उसे टिप देते हैं और वो नोट फटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास करके रख लेता है। इधर जब वो लोग ऊपर आते हैं तो उस डिलीवरी बॉय के बारे में
में कहते हैं कि बड़ा पागल था, पैसे भी चेक नहीं किए। उसी जगह पर हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो एक लड़के से बात कर रहा होता है। वो आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? वो लड़का कहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ। साथ ही वो अपना नाम वीर सुलन बताता है, जिसको सुनने के बाद वहाँ का मेन बॉस हंसने लगता है, लेकिन फाइनली उसको काम पर रख लेता है। इधर हम डॉक्टर श्रुति और एसीपी अरीवू को एक कैफे में मिलता हुआ देखते हैं। एसीपी श्रुति से कहता है कि ये लोग तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, हमारा सिस्टम बहुत ओल्ड स्कूल है। श्रुति कहती है कि जब एक इंसान भुगतता है तभी उसे पता चलता है। इस पर अरीवू कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे दादाजी जो एक अच्छे इंसान थे, 6 साल पहले उनके पास एक मैसेज आया जिसको आगे लोगों में शेयर करना था। जैसे ही उन्होंने उस लिंक को ओपन किया, उनकी लाइफ की सारी सेविंग्स उनके बैंक अकाउंट से उड़ गई और वो रोड पर आ गए। इससे उन्हें सदमा लगा और 2 साल पहले इसी हादसे के अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर श्रुति कहती है कि हमें इन सब के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाकर हमारे और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस आदमी से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो आदमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था एक जगह और तुम मुझे पसंद आ गई, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, उसके बाद मैं तुम्हारी ये फोटोज डिलीट कर दूंगा। जब लड़की पुलिस के पास जाने की धमकी देती है तो वो आदमी कहता है कि उससे पहले ये फोटोज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी बनने से पहले ही खराब हो जाएगी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं होता और वो लड़की उस आदमी के साथ एक होटल में जाती है और वो आदमी उस लड़की के साथ फिजिकल होता है और बाद में वो उस लड़की की सारी फोटोज डिलीट कर देता है। पर इस इंसिडेंट से उस लड़की की मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उधर हम उस डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो अपने पापा को हाथ से खाना खिला रहा होता है क्योंकि उसके फादर को पैरालिसिस है। तभी उस डिलीवरी बॉय के पास उसकी फ्रेंड नित्या का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। वो लड़का तुरंत तैयार होकर परफ्यूम छिड़ककर उससे मिलने जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम फिर इस स्कार्फ को बांधकर आ गए चेहरे पर, तुमसे कितनी बार कहा कि ये तुम्हारा बर्थ मार्क है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उस लड़के के चेहरे पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट था जो बहुत अजीब लगता था, जिसकी वजह से वो लड़का उसे हमेशा ढककर ही रखता था। वो लड़का नित्या को बताता है कि कैसे आज उसने एक छोटे बच्चे की हेल्प की और उसका फल उसे तुरंत मिल गया। उसे अगली डिलीवरी में 200 रुपए टिप मिली। इस पर नित्या कहती है कि फिर तुम अपनी सैलरी कटवा कर आ गए। वो लड़की कहती है कि जरा दिखाओ तो वो नोट। जब वो लड़का उस 200 रुपए के नोट को दिखाता है तो वो बीच में से फटा होता है और वो लड़की हंसने लगती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और लड़का भी शर्म के मारे हंसने लगता है। फिर हमें एसीपी अरीवू को दिखाया जाता है जो अपने जूनियर राघवन से कहता है कि तुम्हें एक्लिप्स के बारे में कुछ लीड्स मिली क्या? तो राघवन कहता है कि नहीं। इसके बाद एसीपी उसको गुड नाइट बोलकर सो जाता है। उधर हम डॉक्टर श्रुति को देखते हैं जो सिस्टम पर कुछ कर रही होती है और यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि यही एक्लिप्स की इन्वेंटर है और ये एसीपी को अपने लैपटॉप में देख रही होती है। मतलब डॉक्टर श्रुति की पूरी नजर अब एसीपी अरीवू पर थी और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक्टर प्रिया के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपनी नाक को लेकर बहुत इनसिक्योर रहा करती थी क्योंकि उसकी नोज हल्की सी डिस्प्लेस थी अपनी ओरिजिनल प्लेस से। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हमें प्रिया को एक सर्जन के पास दिखाया जाता है। प्रिया अपने बचपन के दिनों को याद कर रही होती है जब उसकी नाक की वजह से उसे सब चिढ़ाया करते थे। सर्जन प्रिया से कहती है कि तुम्हें नोज सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके बिना ही बहुत खूबसूरत लगती हो। पर प्रिया डॉक्टर की बात नहीं मानती और उनसे कहती है कि मुझे अपने एक्टिंग करियर को एक नई उड़ान देने के लिए इस सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर भी उसकी बात मानते हुए सर्जरी करने लगती है। फिर हमें एसीपी अरीवू के ऑफिस में एक बाप बेटे को दिखाया जाता है जो शहर के जाने माने लोग हैं। उस लड़के के पिता अरीवू से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरे लड़के के पास 2 दिन से अजीब मैसेजेस आ रहे हैं। जब अरीवू उस लड़के से पूछता है तो वो लड़का बताता है कि उन अजीब मैसेजेस में लिखा हुआ है कि अगर बचना चाहते हो तो पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर दो। उस लड़के के पिता कहते हैं कि जब हम निर्दोष हैं तो किस चीज को एक्सेप्ट करें, पर वो लड़का अरीवू को बताता है कि उसने कुछ क्राइम किए हैं। अब अरीवू उस लड़के के बाप को बाहर भेजता है और उस लड़के से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। वो लड़का कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए एक वीडियो बनाई थी और उसे दोस्तों के साथ शेयर किया था।
इसके बाद अरीवू पूछता है कि ये सब लड़की के कंसर्न से हुआ था। वो कहता है कि नहीं। इस बात पर अरीवू उस लड़के को एक जोर का तमाचा मारता है और उसे अरेस्ट करके कस्टडी में ले लेता है। फिर हमें उसी डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपने पापा को खाना खिलाता है और खाना खिलाते टाइम वो एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि इंसान कैसे वेल ग्रूम और सुंदर दिखाई दे सकता है। अब काम से रेस्ट लेकर डिलीवरी बॉय एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकता है। दोपहर को तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जिन्होंने दारू पी हुई होती है। उनमें से एक लड़का इस डिलीवरी बॉय के पास आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम भी मेरी तरह लव में हो, पर ये मना कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपनी फ्रेंड से प्यार था। उस टाइम वो डिलीवरी बॉय उसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहा होता है जिसको देखकर वो दारू पिया हुआ लड़का उस डिलीवरी बॉय से कहता है कि तुम उसकी वीडियो देख रहे हो, तुम खुद सुंदर नहीं हो। ये सब हम जैसे लोगों को बहकाने के लिए है। उस लड़के की ये बात डिलीवरी बॉय को बहुत हर्ट करती है। इसी दुख से उभरने के लिए वो खुद भी दारू पी लेता है और जब वो दारू पीकर गाड़ी चला रहा होता है तो उसे इमेजिनेशंस में वो लड़का दिख रहा होता है। वो उससे कहता है कि तू बहुत गंदा दिखता है और तभी उस डिलीवरी वाले लड़के को अपने पापा दिखाई देते हैं जो उस पर हंस रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तेरे इस बर्थ मार्क ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे एक लड़की चाहिए थी पर तू मिल गया। इस बात से उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की होती है और 2 लड़के। उनमें से एक लड़का नवीन उस लड़की से कहता है कि कॉलेज के प्रेसिडेंट के चुनाव में इस बार कार्तिक का जीतना तय है क्योंकि मेजॉरिटी वोट उसी के पास है। लड़की कहती है कि आदित्य को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, पर वो लड़का कहता है कि मैं रोकूंगा। उसने लोगों के सामने अपनी बहुत अच्छी इमेज सेट करी है और मैं उसी इमेज को डिस्ट्रॉय करूंगा और उस आदित्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव कैंपेन चलाऊंगा जिससे उसके फॉलोवर्स खराब होंगे और हमारे कैंडिडेट यानी तुम्हें जीतने में आसानी होगी। इस बात से वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर हम उसी परफ्यूम वाले लड़के को देखते हैं जो अपनी पड़ोस वाली शॉप के कैमरे को अपनी स्क्रीन में देख रहा होता है। उसके बगल में ही फोन रिपेयरिंग शॉप भी होती है और उस शॉप वाले को इसकी सारी हरकतों के बारे में मालूम होता है। तभी हम उस फोन रिपेयरिंग की शॉप पर एक लड़की को आते हुए देखते हैं जो अपना फोन सही करवाने के लिए यहाँ पर आई थी। इस बीच ये आदमी उस शॉप वाले को फोन करता है और उससे कहता है कि 4 घंटे बाद आए, जिसके बाद ये आदमी सीधा उस शॉप में जाता है और वहाँ उस आदमी से बोलता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। वो फोन रिपेयरिंग वाला बंदा बोलता है कि नहीं, ये तो बहुत बेकार है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है अपनी वाइफ के साथ, जिसको देखकर वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। पुलिस वाले को इस पर शक होता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक्ट्रेस प्रिया को देखते हैं। वो अपने फ्रिज में से कुछ निकाल रही होती है। तभी उसको अपने फ्रिज के गेट पर लगे कुछ फोटोज दिखते हैं जिनको देखकर वो अपनी एक दोस्त मरियम को कॉल लगाती है। वो मरियम से शीतल के बारे में पूछती है। मरियम उसे बताती है कि शीतल बहुत परेशानी में है। इस समय उसकी मैरिटल लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रिया उससे कहती है कि उस शीतल ने मुझे स्कूल में एक बार टेढ़ी नाक वाली बोला था। मैं उस बात को अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। तब मरियम उसे समझाती है कि वो सारी बातें उसने मजाक में कही थी और तुम्हारी नाक सही है। पर प्रिया उसकी बात नहीं मानती और आखिर में प्रिया शीतल के कहने के बाद अपनी नाक को लेकर और ज्यादा अजीब फील करने लगती है और अब जब भी वो शीशा देखती है तो उसे अपनी नाक में कुछ न कुछ खोट ही नजर आती है। फिर हम उसी लड़की और लड़के को देखते हैं। लड़की उस लड़के से कहती है कि आपकी वजह से मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट बन गई और फिर वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। फिर हम एसीपी अरीवू को देखते हैं। वो उस लड़के के फोन से उन सभी लड़कियों की वीडियो डिलीट करवा देता है। तभी उसके पास एक्लिप्स का फोन आता है जो उससे कहता है कि आपने आज एक अच्छा काम किया, पर अभी बहुत सारे निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाना बाकी है। अगर आप चाहें तो हम दोनों साथ मिलकर एक अच्छी टीम की तरह काम कर सकते हैं। तभी वो अरीवू को एक रिडल सॉल्व करने के लिए देता है कि अगर तुमने ये सॉल्व करके 6th डिजिट ढूंढ ली तो तुम मुझ तक पहुंच सकते हो और हम आगे बात कर सकते हैं। और इतना कहकर फोन कट हो जाता है। इसके बाद अरीवू अपने जूनियर राघवन से उस नंबर को ट्रेस करने को कहता है जिससे उसके पास कॉल आया था। फिर जब रात को अरीवू उस रिडल को सॉल्व करने बैठता है तो उसे टोटल 6 डिजिट्स मिलती हैं जो होती है 581321 और शायद यही नंबर आगे आने वाले केसेस में अरीवू के बहुत काम आने वाले थे। इधर हम उस डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो रात को शराब पी रहा होता है और शराब के नशे में अपनी दोस्त नित्या को सपने में देख रहा होता है।
वो उससे प्यार तो करता है पर कभी जता नहीं पाया। उसकी इमेजिनेशन में नित्या उसके सामने आती है और वो उसके गले लग जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसका सपना है। आगे हम मिसेस सेतुपति को देखते हैं जो अरीवू की ही पड़ोसी है। यहाँ मिसेस सेतुपति अपने बेटे से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारे यहाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, पता नहीं हमें दादा दादी बनने का सुख कब मिलेगा। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। हमें पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस सेतुपति दोनों ही उस घर में अकेले रहा करते थे। तभी अचानक उनके घर में जोर से एक तेज आवाज आती है और उनकी डोरबेल में से कोई आदमी कह रहा होता है, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सेतुपति, अब आपके दिन यहाँ पूरे हुए। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अरीवू सर को देखते हैं जो सेतुपति जी के यहाँ भागते हुए जाते हैं और उन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को बड़ी बेरहमी से मारा गया था, जिसको देखकर अरीवू सर जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। इधर हम एक्ट्रेस प्रिया को देखते हैं जो अपनी पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ रही होती है। उसमें से कुछ नेगेटिव कमेंट्स से उसका मन खराब हो जाता है। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी सुबू आता है जो उसे बताता है कि आपने जिस हॉलीवुड मूवी के लिए ऑडिशन दिया था उसमें आप सिलेक्ट हो गई हैं। ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर हम उसी फोन रिपेयरिंग वाले बंदे को देखते हैं जिसकी दुकान पर एक सुंदर लड़की अपना फोन सही कराने के लिए आई होती है। उस फोन रिपेयरिंग वाले बंदे के कान में ब्लूटूथ सेट था जो उस परफ्यूम शॉप के ओनर से कनेक्टेड था। वो उससे कहता है कि इस लड़की से कहना कि अभी फोन सही होने में 4 घंटे लगेंगे और इसी टाइम का फायदा उठाकर वो परफ्यूम वाला बंदा उस लड़की के फोन से उसके सारे फोटोज अपने कंप्यूटर में ले लेता है। जब वो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफर कर रहा होता है तभी उस लड़की के पापा का कॉल आता है उसके फोन पर और उस लड़की के पापा पुलिस वाले थे, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। शॉप वाला बंदा उससे कहता है कि इस लड़की का पापा पुलिस वाला है, पर वो परफ्यूम वाला बंदा कहता है कि मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, मैं फिर भी इस रिस्क को लूंगा। फिर हम डॉक्टर श्रुति को देखते हैं जो डिनर करते टाइम अपने पापा से बात कर रही थी। उसके पापा उससे कहते हैं कि हमारा टाइम कितना सही था, सब कुछ ऑफलाइन ही ठीक था, कुछ मन में होता था तो सामने ही बोल दिया करते थे, पर आज का जमाना देखो कितना अजीब है, बेइज्जती भी होती है तो ऑनलाइन। फिर उसके पापा को अचानक डॉक्टर श्रुति की बहन की याद आ जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हम अरीवू सर को देखते हैं जो अपने पड़ोसी सेतुपति जी के कैमरास को चेक कर रहे होते हैं कि आखिर किसने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा, पर कैमरास की रिकॉर्डिंग्स को किसी ने डिलीट कर दिया था। अब जब अरीवू सर अपने कैबिन में होते हैं तो उनका जूनियर ऑफिसर वहां आता है और उन्हें बताता है कि किलर ने सारे काम बड़ी ही होशियारी से किए हैं, ना उसने कोई क्लू छोड़ा है और ना ही उसने कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा। इस पर अरीवू सर कहते हैं कि कैसे भी मुझे उस किलर को ढूंढना ही है, उसका जल्दी से जल्दी पता लगाओ, सीसीटीवी कंपनी से बात करो, वो हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करें, पर जल्दी करो। इधर हम उसी डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड नित्या से मिलने जा रहा था, पर आज वो उसके लिए फूल लेकर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो उसको प्रपोज करके ही रहेगा। जब नित्या उसके पास आती है तो वो उसको प्रपोज कर देता है। पहले तो नित्या कोई रिएक्शन नहीं देती, पर थोड़ी देर बाद वो उससे गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त और भाई मानती थी, पर तुम मुझे पसंद करते थे, ये तुमने ठीक नहीं किया और ऐसे बदसूरत लड़के से कौन प्यार करेगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस बात को सुनकर उस डिलीवरी बॉय का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो रोने लगता है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने कॉलेज इलेक्शन में कार्तिक के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करके उसको हरवाया था। हम उसको एक मिनिस्टर के साथ देखते हैं जो उससे कहता है कि तुमने जो किया मुझे सब कुछ पता है, पर अब इलेक्शन आ रहे हैं और तुम्हें मेरी इमेज को जनता के सामने सुधारना है जिससे मैं जीत पाऊं। वो लड़का कहता है कि ठीक है और वहीं बैठे बैठे वो उस मिनिस्टर के बारे में सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी पोस्ट करवा देता है जिससे यूथ और जनता उसके फेवर में आ जाए। वो मिनिस्टर भी उस लड़के के काम से बहुत खुश हो जाता है। फिर हम डॉक्टर श्रुति को देखते हैं जो अपने एक्लिप्स पर कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ अरीवू सर आते हैं जो श्रुति से कहते हैं कि इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अरीवू सर श्रुति को बताते हैं कि कैसे उनके पड़ोसी जो उसके दादाजी के दोस्त, उनके सपोर्टर और बहुत खास थे, किसी ने उनको और उनकी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मैंने कल उनके बेटे से बात करने की कोशिश की, पर मैं उससे बात नहीं कर सका क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि मैं उन्हें बचा नहीं सका। इस पर श्रुति कहती है कि तुम्हारी इसमें क्या गलती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हम उसी डिलीवरी बॉय वेंकट को देखते हैं जो एक बीच पर बैठा रो रहा होता है और वो नशे में भी था। इमेजिनेशंस में वो एक आदमी को अपने सामने खड़ा देखता है
जो उससे कहता है कि जो हुआ कोई बात नहीं। फिर गुस्से में वेंकट अपने फोन से एक वीडियो बनाता है और उसमें वो सब लेडीज लोगों को गाली देने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जब वेंकट नींद से उठता है तो वो अपने सोशल मीडिया पर देखता है कि वो वीडियो जो कल उसने बनाई थी वो अब वायरल हो गई है और लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसे बहुत गालियां दी हैं। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। उधर अरीबूसर कॉलोनी के गेटमैन सेतुपति सर की नौकरानी और दूध वाले से बारी बारी से पूछताछ करते हैं। वॉचमैन उन्हें बताता है कि रात को जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो लगभग 11 बजे के आसपास मुझे एक जोर की सीटी की आवाज सुनाई दी, पर मैं हल्के दारू के नशे में था तो मैंने उसे इग्नोर किया और कॉलोनी का चक्कर लगाकर सो गया। वहीं सेतुपति सर की नौकरानी अरीबूसर को बताती है कि एक हफ्ते पहले ही सेतुपति सर ने अपने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कराए थे, पर जो काम करने वाला लड़का यहाँ आया था वो बहुत ढीला था और काम भी ढंग से नहीं जानता था, जिसकी वजह से सर ने उसकी शिकायत कर दी थी। इधर दूध वाला अरीबूसर को बताता है कि जब मैं रोज सुबह दूध देने जाता था तो उनका कुत्ता गेट पर आ जाता था, पर उस दिन वो नहीं आया तो मुझे अजीब सा लगा, पर मुझे और भी दूध की थैलियां डिलीवर करनी थी, इसीलिए मैं आगे चला गया। पर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहाँ से दूध की थैलियां किसी ने भी नहीं उठाई। जब मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैं घर के अंदर गया और देखा कि सेतुपति सर और उनकी वाइफ दोनों मर चुके हैं। ये देखकर मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और वॉचमैन अरीबूसर को ये भी बताता है कि उस रात एक डिलीवरी वाला भी सेतुपति सर के यहाँ डिलीवरी करने आया था। फिर हम उसी लड़के नवीन को देखते हैं जिससे मिलने वो मिनिस्टर आया होता है। उस लड़के ने अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर का एक नकली वीडियो क्लिप बनाया हुआ था जिसमें वो अपनी सेक्रेटरी से कह रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, जीतूंगा तो मैं ही, और जनता को गाली देने लगता है। मिनिस्टर उस लड़के को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, ये उस आरी वाहन के करियर को खत्म करने के लिए काफी है। फिर वो लड़का नवीन उसी परफ्यूम वाले को फोन करता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। वो परफ्यूम वाला उसी लड़की की वीडियो को देख रहा होता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को नेकेड कॉल कर रही होती है। इधर हम प्रिया को देखते हैं जो एक ऐप के प्रमोशन के बारे में लोगों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ उसका मैनेजर सुबू आता है जो उसे बताता है कि आपका हॉलीवुड वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और हमें जल्दी ही निकलना होगा। और वो प्रिया से कहता है कि आप प्लास्टिक सर्जरी का ख्याल अपने मन से निकाल दें, मैं आपको यही सलाह दूंगा। पर प्रिया उससे कहती है कि सुबू जी ये मेरा पर्सनल मैटर है, और फिर जाकर अपने क्लाइंट से बात करने लगती है। वो एक ऐप को प्रमोट कर रही होती है जिसमें लोग अपने चेहरों को बदल सकते हैं, बच्चों में, बूढ़ों में। जब वो उस ऐप का टेस्ट प्रिया को करवाते हैं तो उसमें एक फीचर होता है जिसमें ये ऐप आपके चेहरे की सिमेट्री को प्रॉपर स्कैन करके उसे और अच्छा बना देता है। जब प्रिया उस फीचर को यूज करती है तो उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है और वो तुरंत हाँ कर देती है। उधर अरीबू सर देर रात को अपने कैबिन में सेतुपति मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। वो सब चीजों को बारी बारी से चेक करके देख रहे थे कि कैसे मर्डरर ने इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया होगा। तभी उनके पास एक मैसेज आता है और वो सीधे जाकर डॉक्टर श्रुति से मिलते हैं। डॉक्टर श्रुति अरीबू सर से पूछती है कि अब तो आप ठीक है ना? अरीबू सर कहते हैं कि हाँ, पहले से मच बेटर। फिर अरीबू सर श्रुति को बताते हैं कि एक्लिप्स भी अब मेरे साथ है, उसने मुझे कुछ क्लूज दिए थे जिससे मुझे ये नंबर मिला। श्रुति पूछती है कि आपने इस नंबर को डायल किया? तो अरीबू कहते हैं कि नहीं। फिर श्रुति अरीबू सर को 5 लोगों की लिस्ट पकड़ाती है जो बहुत बड़े डिजिटल फ्रॉड हैं और उनसे कहती है कि ये लिस्ट आपके इस केस में बहुत काम आएगी। फिर हमें उसी परफ्यूम शॉप वाले बंदे को दिखाया जाता है जो उस लड़की के पापा के फोन पर उसकी प्राइवेट वीडियो भेज देता है। फिर उसके पापा को कॉल करता है। उस लड़की का पिता उससे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा। पर वो आदमी उस पुलिस वाले की भी कुछ पर्सनल वीडियोस उसे भेज देता है और उससे कहता है कि आप पुलिस वाले हैं पर पुलिस में जाने की कोशिश मत करना, वरना आपकी लड़की की इज्जत, आपकी डिग्निटी और आपकी जॉब तीनों ही जाएंगी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यही पुलिस ऑफिसर उस परफ्यूम वाले को डंडे से बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि वो अपनी मोबाइल की शॉप पर आने वाली लड़कियों के फोन में से डेटा निकालकर उन्हें हैरास करता था। उसी से बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया। फिर हम नवीन को देखते हैं जो इसी परफ्यूम वाले बंदे के पास आया होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो आदमी कहता है कि मैं अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था। तब नवीन उससे कहता है कि अपनी किसी गलती की वजह से मेरा काम खराब मत करवा देना। और उस मिनिस्टर वाली वीडियो का क्या हुआ, तुमने एडिट किया या नहीं? वो आदमी कहता है कि मैं आपको कल दे दूंगा, सुबह तक भेज दूंगा। पर नवीन उससे कहता है कि मुझे वो अभी चाहिए।
उधर हम वेंकट को देखते हैं जो रोज की तरह अपने काम पर डिलीवरी करने के लिए निकला हुआ था, पर जहाँ भी वो डिलीवरी करने जा रहा था उसे अपनी ही वीडियो देखने को मिल रही थी जिसमें वो लड़कियों को गाली देता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और रात को जब वो फोन चला रहा था तो उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस कमिश्नर ने भी इस आदमी को जिसने ये वीडियो बनाई मतलब उसे अरेस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। और यही ये एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम श्रुति के पास्ट में जाते हैं और उसको उसके पापा और बड़ी बहन के साथ देखते हैं। ये तीनों बैठकर ताश खेल रहे होते हैं और श्रुति की बड़ी बहन जीतने के बाद बहुत खुश होती है और श्रुति के पापा उन दोनों की फोटो लेते हैं। यही फोटो श्रुति अपने पापा को जाकर दिखाती है और उनसे कहती है कि दीदी कितनी अच्छी थी ना, पता नहीं किसने उनके साथ ऐसा किया। फिर हम वेंकट को देखते हैं, वो अपने घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें मेरा वो दोस्त याद है जो टेलर का काम करता था। वेंकट कहता है हाँ। फिर उसकी माँ कहती है कि पुलिस उसके बेटे को अरेस्ट करके ले गई क्योंकि उसी ने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया से पोस्ट की थी। इससे वेंकट गिल्ट में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसकी जगह पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती तो मेरी क्या हालत करती। यही सोचते सोचते वो घर से बाहर निकल जाता है। उधर हम प्रिया को देखते हैं जो अपनी नोज की सर्जरी के लिए एक बड़े सर्जन से मिलती है। वो हॉलीवुड में जाने से पहले अपने फेस को बिल्कुल बढ़िया करना चाहती थी। इधर अरीवू सर क्राइम सीन के कैमरास को लेकर उन कैमरास के डीलर के पास पहुंचते हैं। शॉप का ओनर उन्हें बताता है कि ये कैमरास नकली हैं, मतलब मेरी कंपनी के नहीं हैं। फिर अरीवू सर अपने जूनियर कुमार से कहते हैं कि ये काम किसी शातिर ग्रुप का है जिसने नकली सीसीटीवी कैमरा लगाकर लूट और हत्या को अंजाम दिया। फिर हम उसी परफ्यूम शॉप के ओनर को देखते हैं जो उसी पुलिस वाले को उसी की पत्नी की वीडियो भेजता है जिसमें वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रही होती है। फिर वो पुलिस वाले को फोन करता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी घर है या नहीं। वो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि वो एक पेन ड्राइव लेकर आईजी ऑफिस गई है जिसमें ओरिजिनल वीडियो है। इस बात को सुनते ही पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक उठाकर तुरंत उसके पीछे जाने लगता है। फिर हम अपोजिट पार्टी के नेता को देखते हैं जिसकी वीडियो बनाकर नवीन ने उसकी इमेज को बिल्कुल डाउन कर दिया था। अब मीडिया भी उससे सवाल करने लगी थी। ये देखकर मिनिस्टर बहुत खुश होता है और खुश होकर नवीन को एक कार गिफ्ट में दे देता है, पर नवीन उस कार को लेकर बिल्कुल खुश नहीं था। वो मिनिस्टर से कहता है कि मैं अब अपना अगला काम चालू करूंगा जो कि ओपोनेंट को बिल्कुल मौत की नींद सुला देगा, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। उधर हम डिलीवरी बॉय वेंकट को देखते हैं जिसके पास आज सुबह से कोई ऑर्डर नहीं आया होता। जब वो ऑर्डर का इंतजार कर ही रहा होता है तो उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो उसे एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। उधर हम उसी पुलिस वाले और उसकी बेटी को बात करता हुआ देखते हैं। वो उससे कहती है कि पापा अगर उसने ये वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तभी उस परफ्यूम वाले बंदे का कॉल आता है। वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल नहीं करूंगा, पर तुम्हें अपने बाप को सबके सामने अभी एक जूते से मारना पड़ेगा। और लड़की मजबूरी में ऐसा करती है और जब वो अपने पापा को जूते से मारती है तो आसपास खड़े लोग ये सब देखने लगते हैं। इधर प्रिया ने भी अपनी नोज सर्जरी पूरी करा ली थी जिसको कराने के बाद वो खुद में कॉन्फिडेंट और खुश थी। उधर वेंकट पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां अरीबू सर उससे पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि 17 तारीख महाबलीपुरम रात 10 बजे तुमने कोई ऑर्डर डिलीवर किया था। वेंकट कहता है सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरीबू सर उसे गेट के सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हैं जिसमें वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि हाँ सर, इस घर में एक कुत्ता भी था जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। फिर पता नहीं सीढ़ियों से कोई नीचे आया और कुत्ता घर के अंदर चला गया और एक मशीन में से आवाज आई कि खाने को वहीं साइड में रख दो। अरीबू सर कहते हैं कि कैसी मशीन? तो वेंकट कहता है कि सर मुझे नहीं पता। अरीबू तुरंत सेतुपति के घर पहुंचता है और वो डिवाइस ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो डिवाइस मिल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में अरीबू उस डिवाइस में से इंफॉर्मेशन निकालता है और उससे मिलने कुछ पुलिस वाले भी आए होते हैं, जिससे मिलके उसे पता चलता है कि उन सबके एरिया में भी पिछले 1 साल के अंदर सेम टू सेम ऐसी वारदातें हुई हैं। इससे अरीबू को ये तो क्लियर हो जाता है कि ये किसी गैंग का काम है। जब उस डिवाइस में से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है तो अरीबू सर को उस रात सेतुपति जी के घर के अंदर का वीडियो मिलता है
जिसमें 3 गुंडे उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, जिनमें से एक वहीं अपना नकाब उतार लेता है, जिसका चेहरा उस कैमरे में कैप्चर हो गया था। फिर हम प्रिया को देखते हैं, जिसका चेहरा उस नोज सर्जरी के बाद और खराब दिखने लगा था, जिसकी वजह से सेट पर सब उसको देखकर बड़े हैरान थे कि मैम आपने अपने फेस के साथ ये क्या कर लिया। उधर अपोजिशन पार्टी का नेता अपनी उस वीडियो को देखकर बड़ा खुश हो रहा था, जिसमें वो लोगों को गाली दे रहा था। जब उसका पर्सनल असिस्टेंट पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो वो बताता है कि उस आदमी को ढूंढो जल्दी से जल्दी जिसने ये वीडियो बनाया है। फिर हम नवीन की माँ को देखते हैं, जो उससे बात करने आई होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें शुरू से हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल में रखा, इसलिए मैं तुमसे कभी ज्यादा घुल मिल नहीं पाई, पर बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अब बात करना चाहती हूँ। नवीन कहता है कि आप मेरी जरूरतें पूरी कर देती हैं, इसके लिए थैंक्स, और इससे ज्यादा मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। उधर जिस क्रिमिनल का फोटो अरीवू को उस डिवाइस के अंदर की वीडियो में से मिला था, उस क्रिमिनल का चेहरा उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। जब अरीवू उसे देख ही रहा होता है, तभी उसके पास उसके सीनियर मैथी सर का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए कैफेटेरिया में बुलाते हैं। जब अरीवू सर कैफेटेरिया में बैठे बैठे मैथी सर का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ वेंकट दिखता है, जो उसी कैफेटेरिया से ऑर्डर लेने के लिए आया था। अरीवू उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछताछ में उसे जो परेशानी हुई उसके लिए माफी मांगते हैं। वेंकट कहता है कि सर कोई बात नहीं। वो उससे पूछते हैं कि तुम घर में कितने लोग रहते हो, तो वेंकट कहता है कि मैं, मेरी माँ और मेरे बाबा, हम 3 लोग ही हैं। पर अरीवू सर से बात करते टाइम वेंकट थोड़ा सा घबराया हुआ था। अरीवू सर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो, पर वेंकट इसके जवाब में कहता है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अरीवू सर उससे कहते हैं कि अपने फेस पर बने मार्क की वजह से अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, और वो वेंकट को अपना नंबर भी देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम गलती से ट्रैफिक लाइट तोड़ोगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। फिर वेंकट वहाँ से चला जाता है और मैथी सर वहाँ आते हैं और अरीवू सर को बताते हैं कि कोई मुझे और मेरी बेटी को बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ये सब बाहर आया तो मेरी रेपुटेशन और जॉब दोनों ही चली जाएंगी। मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है। अरीवू सर उससे कहते हैं कि हाँ सर, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दें। उधर प्रिया के फेस की वजह से उसके सेक्रेटरी को भी काफी सारे कॉल्स आने लगते हैं। वो कहता है कि मैं अब एक भी कॉल नहीं उठा सकता, आपने पता नहीं क्या किया अपने फेस के साथ, आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। प्रिया कहती है मेरे पैसे, मेरा फेस, मेरा करियर, मैं कुछ भी करूं उसके साथ, तुम्हें उससे क्या। इस बात पर सेक्रेटरी उससे कहता है कि आप अपना करियर खो देंगी। ये सुनकर गुस्सा में प्रिया उसे काम से निकाल देती है। उधर जब रात को अरीवू केसेस के बारे में सोच रहा होता है तो कुछ भी उसे समझ में नहीं आता, इसीलिए वो उसी नंबर पर कॉल करता है जो उसे एक्लिप्स के रिडल को सॉल्व करके मिला था। वो उस नंबर पर कॉल करता है और दूसरी साइड होती है डॉक्टर श्रुति। अरीवू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मुझे सेतुपति वाले केस में एक क्लू मिला था, पर उस मर्डरर की फोटो हमारे क्रिमिनल डेटा रिकॉर्ड्स में नहीं है। एक्लिप्स उससे कहता है कि मुझे फोटो दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। डॉक्टर श्रुति अपने डेटाबेस में से उस आदमी को जिसने सेतुपति जी का मर्डर किया था उसकी डिटेल्स निकाल लेती है। उस आदमी का नाम है जयप्रकाश। उसके ऊपर पहले भी बैंक रॉबरी के केसेस लगे हुए थे और उस पर अपने बड़े भाई की हत्या का भी इल्जाम है। एक्लिप्स ये डिटेल्स अरीवू को भेजता है। अरीवू कहते हैं थैंक्स। एक्लिप्स कहता है वी आर फ्रेंड्स। वो अरीवू से कहता है कि तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए क्या। फिर अरीवू उससे कहता है कि हाँ, मेरे सीनियर ऑफिसर को भी कोई बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है, अगर उसकी डिटेल्स भी मिल जाएं तो अच्छा होगा। पर अरीवू खुद उसकी फोटोज नहीं भेजते। एक्लिप्स ने अरीवू का लैपटॉप हैक कर रखा था। वो उसमें से वो चैट्स और वीडियोस निकालती है और खुद ही सर्च करने लगती है और वो वही आदमी होता है परफ्यूम वाला, जिसका नाम प्रकाश होता है। जब डॉक्टर श्रुति को उस प्रकाश की डिटेल्स मिलती हैं, तो वो जाकर अपने पापा को दिखाती है। ये वही आदमी है जिसने उनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत किया था। अरीवू अपने लैपटॉप को बंद करते हैं और अपने जूनियर कुमार को सारी इन्फॉर्मेशंस वाला मेल सेंड कर देते हैं। फिर हमें एक मॉल को दिखाया जाता है जहां एक प्यार में पड़ा रोमियो एक लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही क्या। वो लड़की कहती है कि मेरी जूती देखी है, प्यार और तुम जैसे गुंडे से कभी नहीं। फिर वो उस लड़की को पकड़कर ले जाता है और चाकू से उसका गला काट देता है। लड़की वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है
और फिर वो रोमियो भी अपना गला चाकू से काटकर खुद को खत्म कर लेता है। खुद को खत्म करने से पहले वो बोलता है कि थैंक्स मुझे लव जोकर बनाने के लिए, और यही एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें वेंकट को चाय पीता हुआ दिखाया जाता है। वो अपना स्कार्फ उतारकर आराम से चाय पी रहा होता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि लव जोकर ने अपनी प्रेमिका और खुद का गला चाकू से काटकर आत्महत्या कर ली। उधर अरीबू सर उस किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और एक्लिप्स ने उन्हें जो नंबर दिया था, अरीबू सर अपने जूनियर से कहते हैं कि इस नंबर पर कॉल करो और कहो कि मुझे अपने घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाने हैं अपने दादाजी के लिए। पर वो ऑफिसर कहता है कि मेरे दादाजी को तो मरे हुए बहुत साल हो गए। अरीबू सर कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक नए दादाजी का इंतजाम करवा देंगे, और ऐसा कहकर वो तीखी मुस्कान हंसने लगते हैं। फिर हम नवीन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, क्या हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर शादी कर सकते हैं? पर नवीन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसमें सेल्फ एंजॉयमेंट के अलावा और कोई फीलिंग्स बची ही नहीं थी। वो कहता है प्यार रुकता नहीं, खत्म हो जाता है, और मैं वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। उधर हम प्रिया को देखते हैं जो अपने मैनेजर सुबू को दोबारा मिलने बुलाती है और कहती है कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ, आपको वापस आना चाहिए। पर सुबू उससे कहता है कि मैं आपके करियर के साथ अपना करियर खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वहीं हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने फोन रिपेयरिंग वाले दोस्त से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ श्रुति अपना मोबाइल ठीक कराने के बहाने आती है। उसको देखते ही प्रकाश को वो पसंद आ जाती है और वो अपने रिपेयरिंग वाले दोस्त से कहता है कि इससे बोलो कि 5 घंटे बाद आए, मुझे इसकी सारी जानकारी और डिटेल्स लेनी है। और वो श्रुति को 5 घंटे का बोल देता है, पर उसे क्या पता था कि आज से उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। उधर अरीबू सर अपना जाल बिछा चुके थे। उन्होंने अपने जूनियर के घर पर एक अंकल आंटी को बिठाकर अंकल के बटन में कैमरा फिट करके उन्हें घर में अकेला छोड़ दिया और सब पुलिस वाले आसपास छुप गए। तभी वहाँ एक लड़का आया और पूरे घर की वीडियोस बनाने लगा। अब कैमरे में देखकर पता चला कि वो जयप्रकाश नहीं था। फिर हम प्रिया को देखते हैं जो अपनी माँ से कह रही होती है कि कैसे सुबू जी ने उसका साथ एक पल में ही छोड़ दिया, जबकि उसकी गलती थी भी नहीं। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें अब इस कॉस्मेटिक सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रिया उनसे कहती है कि जरूरत है माँ, मैंने बचपन से जब जब देखी है अपनी खामियां ही देखी हैं। आप तो कम से कम इसमें मेरा साथ दो। तभी वहाँ वेंकट फूड डिलीवरी करने आता है। वो प्रिया की सारी बातें सुन लेता है और कुछ गुमसुम सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें श्रुति को दिखाया जाता है जो प्रकाश के लैपटॉप को हैक कर लेती है और वो ऐसा करके बहुत खुश थी और उसके पापा भी। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे श्रुति की बड़ी बहन जब अपना फोन प्रकाश की दुकान पर सही कराने गई तो प्रकाश की गंदी नजर उसकी बहन पर पड़ गई और वो उसका पीछा करने लगा। और प्रकाश ने श्रुति की बहन की नहाते हुए एक वीडियो भी बना ली थी और उसे ब्लैकमेल करने लगा था। जब एक दिन घर के बाहर श्रुति की बहन और प्रकाश के बीच वीडियो डिलीट करने के लिए बातें हो रही थी, तभी वहाँ श्रुति के पापा आ जाते हैं। पर प्रकाश उनके सर पर ईंट मार देता है जिससे उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो जाता है और इस सदमे को श्रुति की बहन सहन नहीं कर पाती और जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। उधर वेंकट भी बहुत गिल्ट में था, वो भी आत्महत्या करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर तभी उसके पास उसके दोस्त का मैसेज आता है और वो रुक जाता है। उधर रात को जब जयप्रकाश अपनी टीम के साथ उस घर में चोरी करने आता है तो अरीवू सर और उनके साथी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर वो सब छुप जाते हैं, पर अरीवू सर उनके कदमों की आहट पहचान लेते हैं और उन चोरों को पकड़ लेते हैं। पर जब वो जयप्रकाश का नकाब उतारते हैं तो सेतुपति अंकल और आंटी के गिल्ट में वो उसे शूट कर देते हैं और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में प्रकाश मैथी सर से पैसों की मांग करता है और मजबूरी में वो देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उधर वेंकट की दोस्त नित्या भी अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ प्रिया भी अपने फेस को पहला जैसा करवा लेती है जिससे सुबू जी उसके पास वापस आ जाते हैं और वो अपनी पुरानी गलतियों को सोचकर रोने लगती है। फिर हम प्रकाश को देखते हैं जो अपनी दुकान बढ़ाकर जा ही रहा होता है। तभी वहाँ श्रुति आती है और उससे कहती है कि आपने फोन बहुत अच्छा ठीक किया है, पर आपने इसके कैमरे को अच्छे से ठीक नहीं किया, इसमें से शायद तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं। ये सुनकर प्रकाश के होश उड़ जाते हैं। इस तरफ प्रकाश का साथी ऑफिसर मैथी की बेटी से पैसे लेने गया होता है, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। उधर श्रुति अपनी बहन का नाम प्रकाश को बताती है और कहती है कि श्वेता याद है तुम्हें, जिसकी जान तुम्हारी वजह से गई थी और मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक करके रखा है, तुम्हें बहुत जल्दी लंबी सजा होगी और ऑल द बेस्ट कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
अब जाते जाते श्रुति अपने सारे पास्ट इंसिडेंट्स को याद करने लगती है। वहीं अब प्रकाश के साथी को भी पुलिस पकड़ लेती है और प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रिया अपने चेहरे को फिर से एक ऐप कैमरा में देखती है जो उसे ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो अभी भी खराब था। उस ऐप की वजह से उसका करियर खत्म हो गया। इस बात के गिल्ट में वो छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है और ये इंसिडेंट श्रुति की आंखों के सामने ही होता है। उधर अपोजिशन पार्टी का नेता भी नवीन को पकड़ लेता है और उसे पता चल गया था कि ये सब काम नवीन ने ही किया है, मतलब उसकी इमेज को मिट्टी में मिलाने का काम नवीन ने ही किया है और वो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। इधर वेंकट भी अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। फिर डॉक्टर श्रुति इन सब से इंस्पायर होकर एक प्रेजेंटेशन बनाती है और सब बड़े ऑफिसर्स को बताती है कि अगर साइबर क्राइम नहीं रोका गया तो हमारे सामने भविष्य में ऐसे और केसेस आएंगे। इसके बाद डॉक्टर श्रुति और एसीपी अरीवू एक कैफे में मिलते हैं, जहां वो उसे बताती है कि एकलिप्स और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर अरीवू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही और भी सीरीज देखना चाहते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।